और आज मैंने नया टॉपिक पिक किया है। वैसे ये टॉपिक मुझे बाद में कराना चाहिए था, लेकिन इस टॉपिक को मैं पहले करा रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक पहले निपट जाए तो मेरी हेडेक खत्म हो जाएगी। इसलिए आज मैंने इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग चूज किया है। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक का नाम है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग। ओके, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसके नोट्स में डलवा दूंगा। अभी कोई कमेंट मत करना, मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो जब कमेंट दिखेंगे तब तुमसे बात कर लूंगा। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं पढ़ाना। देखिए बच्चों, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज की स्थापना भारत का संविधान करता है तो उसे हम कहते हैं संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन की स्थापना भारत का संविधान करता है। इलेक्शन कमीशन का जिक्र संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के 15वें भाग में। और 15वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 15वें भाग में अनुच्छेद है आर्टिकल 324। वैसे हमारे संविधान का जो 15वां भाग है, पार्ट 15, उसमें आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल्स में है? वो है आर्टिकल 324। अनुच्छेद को आर्टिकल 324 कहेंगे, भाग को हम कहेंगे इंग्लिश में पार्ट। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना संविधान के द्वारा होती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, नहीं, इसकी पीडीएफ मिलेगी और लगभग इसकी पीडीएफ में सभी कुछ होगा। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लिखना है कि नहीं लिखो, जो तुम्हें ठीक लग रहा है तुम वो कर लो, है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, मतलब इस क्लास तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। देखो रचित, जो आप कह रहे हैं यस, उसके अलावा कुछ और भी होगा, लेकिन वो जो होगा ना वो मैं आपको लिखवा दूंगा। जरूरी नहीं कि वो आपके नोट्स में हो। जो चीज नहीं होगी ना वो मैं तुम्हारे चैप्टर, मतलब मैं वो तुम्हें लिखवा दूंगा कि भाई ये तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, इसको मैं डिक्टेट कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना तुम। ठीक है, चलो। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का जिक्र कहां पर होता है? इसे एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोग बच्चों इलेक्शन कमीशन का पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर, ढांचा क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या होती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं। तो सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन की, कंपोजिशन को हिंदी में संरचना कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 सदस्य होते हैं। इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर्स होते हैं। ओके, अब हमें यह देखना है, देखो नेहा, मैं फिर से बता दूं, नोट्स में जो है वो तो मैं आपको कराऊंगा ही, उसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। हाँ, उनका जिक्र पीडीएफ में नहीं है, तो वो मैं मुंह जबानी आपको बता दूंगा, आप लिख लेना, है ना। मैं उन्हें लिखवा दूंगा तुम्हें टॉपिक को, तो उसकी टेंशन मत लो। ओके, अब सुनो ध्यान से। तो इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर हैं। अब ये 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सबसे पहला कौन सा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसे हिंदी में कहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त।
तो एक हो गया आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी के दो कौन है? बाकी के दो हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। हिंदी में इसे चुनाव आयुक्त कहते हैं, चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो एक ये, दो ये, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर हो गए आपके 3 मेंबर्स। चलिए, इतना तो समझ में आ चुका है। एक और चीज, इन तीनों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन तीनों की नियुक्ति को इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंटमेंट। तो इन तीनों को नियुक्त कौन करता है? तो इन तीनों को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, इंडिया का प्रेसिडेंट। तो ये चीज तुम्हें याद रहेगी कि इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर होते हैं, उन तीनों को अपॉइंट करने वाला इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और समझिए, यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। ये कंफ्यूजन ये होता है कि क्या सर इंडिया का प्रेसिडेंट किसी को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बना सकता है? मतलब क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकता है क्या? ये नहीं, प्रेसिडेंट को सलाह देती है सरकार। और थोड़ा स्पेसिफिक रहूं, सलाह मतलब सरकार की एक कमिटी होती है, अपॉइंटमेंट कमिटी, नियुक्ति समिति। तो जितने भी बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं ना, उच्च स्तर की नियुक्तियां, जैसे कैग हो गया, भारत का महान्यायवादी हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, यूपीएससी का चेयरमैन हो गया, ये जितने भी बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं, इन सब के नाम की सिफारिश कौन करता है? कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी, नियुक्ति समिति। ओके, देखो, आपका जो कहना है कि नोट्स में सब कुछ दो या तो यहां सब कुछ लिखवाओ, वो सब कुछ बेटर रहेगा। पहली बात, मेरा ये तरीका नहीं है क्योंकि दोनों चीजें बहुत टाइम कंज्यूम होंगी। अब मैं तुम्हारे लिए फिर से नोट्स में सब कुछ ऐड करने बैठूं, बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो सारे नोट्स अपडेट हो चुके हैं, उसमें फिर ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मेरा ये तरीका होता है। ओके, हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। चलिए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चों, एक कमिटी होती है, उस कमिटी का नाम होता है, एक कमिटी है, कमिटी का नाम है नियुक्ति समिति। इसे इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी। ये केंद्र सरकार की एक कमिटी होती है। ठीक है, ये कमिटी भारत के राष्ट्रपति को कहती है कि भाई आप इन व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो इलेक्शन कमीशन में, तो प्रेसिडेंट उन्हें ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। चलिए, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। चलिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं बच्चों। आई होप आप सब मेरे साथ लिखते जा रहे होंगे जो लिखना चाह रहा था। अरे नोट्स कहां मिलेंगे? तुम्हारे पोर्टल में मिल जाएंगे। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, अगली चीज, अब ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये तुम्हारी है ना नोट्स में होगा, तब भी लिख देता हूं यहां पर। देखो बच्चों, इलेक्शन कमीशन कब बना था? इलेक्शन कमीशन 1950 में बना था। अभी तुम लोग पहले तो कमेंट करना बंद करो। आप में से काफी बच्चे कमेंट ही किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है थोड़ा स्लो पढ़ाओ। यार एक चीज याद रखो, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी वक्त मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं? अरे तुम मुझे देखो, तुम्हें लगता है कि मैं भागने वाला आदमी हूं? ठीक है, मैं चल तो पा नहीं रहा हूं ढंग से, तुम बोल रहे हो भाग रहे हो। देखो, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, अब ध्यान से सुनना, 1950 से लेकर
देखो यहां पर एक बच्चे का कहना है कि हमें हिस्ट्री तो डीप में पढ़ाई जाती है, पॉलिटी डीप में नहीं पढ़ाई जाती। तुम पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं? मतलब तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम लोगों को डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं? क्या तुमने पॉलिटी डीप में पढ़ी है? मैं मतलब एग्जामपुर के आईएएस पीसीएस चैनल पर आईएएस प्रीलिम्स वालों को पढ़ाता हूं। अब मैं आईएएस प्रीलिम्स वालों को भी पढ़ाता हूं, उनको तो मैं प्रॉपर डीप पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो मुझे अच्छी तरह पता है डीप क्या होता है, डीप नहीं होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता तुम हो क्या जो तुम ये बताओगे कि सर आप डीप में नहीं पढ़ा रहे हो। किसी और को वीडियो दिखाना जो पढ़ाता हो पॉलिटी, फिर उससे पूछना कि सर डीप में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। मतलब तुमने खुद कभी कुछ पढ़ा नहीं होगा और फिर तुम मुझसे यहां पे कह रहे हो कि सर आप डीप में नहीं पढ़ा रहे हो। अरे तुम हो क्या बताने वाले मेरे को? मुझे अच्छी तरह पता है मैं कौन से लेवल का पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। मतलब कुछ आता वाता है नहीं, हमें डीप में पढ़ना है। अरे तुम आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है? कमाल की बात कर रहे हो, डीप में पढ़ना है बैठ के। इन्हें कुछ पता होगा नहीं ABCD, आप डीप में नहीं पढ़ा रहे। तुमसे तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। एक बार जाकर किसी उससे पूछो जो है ना पॉलिटी पढ़ता हो, है ना, मतलब जिसने ढंग से पढ़ी हो, उसको दिखाना वीडियो कि देखना सर डीप में पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। यहां तुम्हें बकवास सूझेगी बैठ के। तो देखो 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन में केवल एक ही मेंबर था। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होते हैं, लेकिन यह चीज मैंने आपको आज वाली बताई थी, है ना, आज की कहानी बताई है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन में केवल एक ही मेंबर होता था, है ना। तो इतने टाइम तक इलेक्शन कमीशन में केवल एक ही सदस्य था, ठीक है, और इसे हम कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, CEC। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शॉर्ट में लिखा जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। ओके, तो देखो इतने टाइम तक इलेक्शन कमीशन में केवल एक ही मेंबर था, उसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। एक मिनट, सिस्टम मेरा थोड़ा सा हैंग हो गया बच्चों, सही कर रहा हूं। ओके, तो नाम है विक्रम। मैंने आपकी कंप्लेन भी की थी। ओके, तो विक्रम स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमने आपकी कंप्लेन भी की थी लेकिन लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। अरे तुम्हारा कमेंट ही ऐसा है कि तुम्हें कोई सुनेगा ही नहीं बैठ के। तुम 36 जगह कंप्लेन कर लो तब तुम्हारी नहीं कोई सुनने वाला। तुम्हें पता भी है तुम बोल किससे रहे हो। मैं वही टीचर हूं जो आईएएस पीसीएस चैनल पर आईएएस प्रीलिम्स वाले बच्चों को पढ़ाता है रात में मैराथन, ठीक है। तो मैं तो आईएएस लेवल तक भी लेकर जाता हूं। तो तुम मुझे क्या बता रहे हो कि लेवल नहीं है? तुमने पढ़ा कितना है अभी ये बताओ। तुमने कितनी पॉलिटी पढ़ ली जो तुम मुझसे बोल रहे हो कि सर आप डीप में नहीं पढ़ा रहे हो? तुम्हें पॉलिटी की कितनी नॉलेज है ये बताओ तुम मुझे। अरे तुम कमाल कर रहे हो, मुझे तुम सिखा रहे हो डीप में है कि नहीं है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि इतने से इतने टाइम के बीच में इलेक्शन कमीशन में केवल एक मेंबर था। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की। तो याद रखिए 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990 तक, यानी कि एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर हो गए थे। यानी कि इतने फेज के लिए इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स को लाया गया। अब ये 3 मेंबर कौन है? वही एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर। तो ये वाला तुम्हें पॉइंट समझ में आया कि इलेक्शन कमीशन में इतने टाइम पीरियड के लिए टोटल 3 मेंबर हो गए। अब यहां पर एक सवाल आता है बच्चों के दिमाग में कि सर आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या जरूरत थी कि 15 अक्टूबर तक तो एक मेंबर था, 16 अक्टूबर से टोटल 3 मेंबर हो गए, और वो भी कब तक रहे? वो रहे जनवरी 1990 तक। और आपको बता दूं जनवरी 1990 से लेकर
अक्टूबर 1993 तक फिर से इलेक्शन कमीशन में एक सदस्य था, जिसे हम कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब आप एक चीज यहां पर सोचने वाली बात है, सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्यों को रखा गया है ना। उससे पहले एक सदस्य था और उसके बाद भी एक सदस्य था। तो यहां पर दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि भाई आखिर क्या जरूरत थी इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबर और जोड़ने की। तो अब यहां पर इसका आंसर सुनो। क्या था ना, 15 अक्टूबर 1989 तक कहानी यह थी कि जिनकी उम्र 21 साल हुआ करती थी वही केवल एग्जाम, मतलब वही केवल वोट डाल सकते थे इलेक्शन में। लेकिन राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने वोटिंग की जो उम्र थी उसे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, तो मैं एक चीज समझा रहा हूं बच्चों। पॉइंट ये है, पहले वोटिंग की उम्र 21 साल हुआ करती थी, लेकिन आप लोग जानते हो वोटिंग की उम्र अब कितनी हो गई है, 18 साल हो गई। तो पहले वोटिंग की उम्र 21 साल, अब वोटिंग की उम्र 18 साल। यह सारा काम राजीव गांधी की सरकार के टाइम पर हुआ था। और वोटिंग की उम्र घटाई किसने थी? वोटिंग की उम्र घटाई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। इसे इंग्लिश में कहेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। 61st अमेंडमेंट के जरिए वोटिंग की उम्र घटाई गई थी। पहले 21 साल वोटिंग की उम्र थी, अब उसे घटाकर 18 साल कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब जो लोग 18 साल, 19 साल, 20 साल के हैं, वो लोग भी इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य है। तो इलेक्शन कमीशन पर काम का दबाव बढ़ गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम होता है सभी वोटर्स की लिस्ट तैयार करना, कौन कौन इलेक्शन में वोट डाल सकता है, इन सबकी वोटर आइडेंटिटी कार्ड लिस्ट तैयार करना किसका काम होगा? इलेक्शन कमीशन का काम होगा। तो अब यहीं से आप समझ जाइए कि जैसे ही वोटिंग की उम्र घटाई गई, इलेक्शन कमीशन पर काम का दबाव बढ़ गया। जब इलेक्शन कमीशन पर काम का दबाव बढ़ा, तो अब एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, उसकी मदद करने के लिए और भी होने चाहिए। तो याद रखिए, इसलिए इलेक्शन कमीशन में 2 इलेक्शन कमिश्नर को और अपॉइंट किया गया। लेकिन जैसे ही काम का दबाव कम हो गया, दोबारा से कितने हो गए? केवल 1 मेंबर हो गया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट क्यों किया गया था? क्योंकि वोटिंग की एज घटा दी गई थी, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन पर काम का दबाव बढ़ गया था। ओके, तो ये तो हो गया कि ये क्यों था। इसके पीछे का मेन रीजन था वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, अब अगली चीज सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया कि इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होते हैं। लेकिन यह बात मैंने आपको बताई प्रेजेंट की। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर है। और अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में क्या था? पहले 1 था, फिर 3 हो गए, फिर दोबारा 1 हो गए। अब याद रखना, जनवरी 1990 से लेकर अक्टूबर 1993 तक इलेक्शन कमीशन में केवल 1 ही मेंबर था। फिर पार्लियामेंट ने परमानेंटली 2 मेंबर को और इंक्रीज कर दिया। और फिर अब मैं कहूंगा फाइनली अक्टूबर 1993 से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल 3 सदस्य हैं, टोटल 3 मेंबर्स हैं। समझ में आया? ओके, तो ये वाला तुम्हें समझ में आ गया कि जनवरी 1990 से अक्टूबर 1993 तक केवल 1 मेंबर था, फिर फाइनली इसे परमानेंटली 3 में कर दिया। और यह काम हुआ फिर अक्टूबर 1993 से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन में आपको टोटल 3 ही मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, यहां पर मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई, मैं वो भी आपको जरा सा बताना चाहूंगा यहां पर। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, इसे तुम नोट कर रहे होगे, है ना? ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊं। अब सुनो ध्यान से, देखिए यहां पर मैं आपको एक छोटी चीज बता रहा हूं। जब आप लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात कहीं पर नहीं लिखी कि इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होने चाहिए। कहने को मैंने तो आपको लिखवा दिया कि इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का कहीं पर जिक्र ही नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के होंगे इलेक्शन कमिश्नर जिनको अपॉइंट करेगा इंडिया का प्रेसिडेंट समय समय पर। तो समझिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर होने चाहिए। भारत का संविधान तो बस इतना कहता है कि इलेक्शन कमीशन में कितना होगा। सुनो ध्यान से, देखो इन सारे मेंबर्स का काम एक ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये अलग से कर रहा है वो अलग से कर रहा है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। जो डिसीजन होता है वो बहुमत मेजॉरिटी से लिया जाता है। ओके, सीईसी क्या होता है यार, मुझे तुम ये बताओ। जब मैं तुम्हें यहां बता रहा था कि सीईसी का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब तुम क्या करते हो? ओके, अच्छा, तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ऐसी सुन लो खाली से। जब मैं बात करता हूं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात कहीं पर लिखी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो बस इतना कहता है कि इलेक्शन कमीशन में एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के होंगे इलेक्शन कमिश्नर जिनको अपॉइंट करेगा भारत का प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होंगे। ये तो बाद में जाकर डिसाइड हुआ कि इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर। ये जो बाकी के हैं ये समय समय पर राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। ओके, तो ये वाला तुम्हें पॉइंट समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा हुआ है या लिखवा देता हूं, नहीं तो तुम हमेशा कंफ्यूजन में घूमोगे। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इलेक्शन कमीशन में एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और बाकी के होंगे चुनाव आयुक्त। अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब ये अदर कितने होंगे ये तो समझ में आता है कि एक होगा। अब ये अन्य कितना होगा? अन्य का मतलब है ये भारत का राष्ट्रपति डिसाइड करेगा समय समय पर कि इलेक्शन कमीशन में और कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो जैसे सोचो ना, 16 अक्टूबर 1989 से लेकर जनवरी 1990 तक इंडिया के प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि अदर इलेक्शन कमिश्नर की संख्या 2 होगी। फिर बाद में जाकर इंडिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें हटा भी दिया, लेकिन फिर फाइनली लॉ के थ्रू कह दिया कि अब से इलेक्शन कमीशन में 3 ही मेंबर रहेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ओके, मेरा बार बार जो बस सिस्टम है उसको सही करते रहता हूं। हाँ, ये इधर बार बार खुल जाता है कॉर्टाना। ओके, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर को लेकर ही मैं डिस्कशन कर रहा हूं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगली चीज जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि इलेक्शन कमीशन की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, मतलब कौन बनेगा इलेक्शन कमिश्नर, है ना। तो याद रखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि इलेक्शन कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होते हैं, लेकिन संविधान में कहीं पर नहीं लिखा कि इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की योग्यता स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे जब हम प्रेसिडेंट पढ़ाते हैं तो प्रेसिडेंट में हम कहते हैं कि भैया क्वालिफिकेशन होगी भारत का नागरिक होना, फिर उसकी उम्र कम से कम 35 तो हो ही जाना। हम बच्चों को क्वालिफिकेशन में ये सब बताते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पढ़ाते वक्त मैं आपको कभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा क्वालिफिकेशन को लेकर। समझ में आ गया? चलिए, तो ये वाला तुम्हें समझ में आ गया है क्या? क्वालिफिकेशन संविधान में इनकी एज सच कोई दी नहीं गई है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। हाँ, तो देखो, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन में सदस्य हो गए, क्वालिफिकेशन इनकी कुछ है नहीं। अब क्या बचा, अब एक बार हम इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल क्या होता है, देखो, कार्यकाल मतलब टेन्योर। तो इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होते हैं। आखिर ये 3 मेंबर कितने टाइम के लिए रहेंगे, तो इसका आंसर है इनका कार्यकाल है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो निकट हो, विच एवर इज अर्लियर। तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं इनका टेन्योर क्या होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल या तो 65 की उम्र, जो इनमें से पहले पड़ जाए। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, ओके, तो सुनो, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन के जो तीनों मेंबर हैं उन तीनों का टेन्योर बता रहा हूं 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर आखिर इसका मतलब क्या होता है 6 साल या 65 वर्ष। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपकी उम्र है 62 की। अगर आपको 62 की एज पर इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाया गया तो आप 62 से काउंट करो क्या चीज पहले आएगी, 6 साल का कार्यकाल या आपकी 65 की उम्र। तो आप कहोगे सर 65 की उम्र पहले आ जाएगी, तो यस, आपका कार्यकाल 3 साल का हुआ। लेकिन मान के चलो मेरी उम्र है 57, मैं 57 की एज में बना इलेक्शन कमीशन का मेंबर। अब बताओ 57 से काउंट करो, 6 साल पहले आएंगे कि 65 की उम्र आएगी। अब 65 की उम्र पहुंचने में मेरे को 8 साल लग जाएंगे, जबकि 6 साल पहले आ जाएगा तो मेरा कार्यकाल कितना होगा, 6 साल का होगा। तो डिपेंड करता है आप किस उम्र पे डिपेंड करता है आप किस उम्र पे इलेक्शन कमीशन के मेंबर बने हो, अकॉर्डिंगली वो रहेगा। विक्रम, मुझे लगा तो तभी आपको बोल रहा हूं सर, ठीक है। तुम्हें लगा क्यों, पहली बात तुम्हें लग क्यों रहा है ऐसा, है ना? तुमने क्या कहीं और से कुछ और भी पढ़ लिया है क्या, जो तुम्हें हमें जज करने बैठे हो? हमें लगा इसलिए हमने बोल दिया। अरे तुम्हारे लगने से हो क्या रहा है, मुझे लगा मैंने बोल दिया। ऐसे तो मुझे बहुत कुछ लग रहा है तुम लोगों के बारे में, बोलूं क्या बैठ के यहां पर? पढ़ा कुछ है नहीं, कंपैरिजन करने चल रहे हैं, 2 किताबें नहीं पढ़ी ढंग से। तो चलिए, ये वाला हो गया टेन्योर, कार्यकाल हो गया 6 साल या 65 साल की उम्र तक। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और आपको बता दूं कि देखो, अब मैं बात करूं इन तीनों की, ध्यान सुनना बच्चों। इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होते हैं। तो जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताओ कि इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर हैं इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन होगा, तो जब मैं लोगों से ये पूछता हूं कि इन तीनों में से पावरफुल कौन है, तो बच्चों का सबसे पहला आंसर होता है कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्यादा पावरफुल है इन दोनों की तुलना में, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इसके नाम के आगे लगा हुआ है चीफ, इसमें तो नहीं लगा हुआ। तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि इन तीनों में से ये ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि इन तीनों के पास इक्वल पावर होती है, समान शक्ति होती है। अब यहां पर बच्चे का मुंह बन जाता है और बच्चा पूछता है कि सर फिर इसके नाम के आगे चीफ क्यों लगा हुआ है? याद रखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि इन तीनों के पास इक्वल पावर होगी। वो तो पार्लियामेंट ने बाद में जाकर डिक्लेयर किया कि इन तीनों के पास इक्वल पावर रहेगी। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि इन तीनों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, लेकिन वो तो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अब से इन तीनों मेंबर्स के पास इक्वल पावर रहेगी। तो इस चीज को याद रखना, इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर होते हैं उन तीनों के पास इक्वल पावर होती है। इस इक्वल का मतलब क्या होता है? अगर इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन लेना चाहता है और मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इलेक्शन कमीशन मेजॉरिटी, बहुमत से डिसीजन लेगा। 3 में से अगर 2 कह दें तो बात बन जाएगी। ये वाला तो मैं पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, तो सुनो ध्यान से। तो पॉइंट ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है,
इसके पास सेम पावर होती है इलेक्शन कमिश्नर जितनी, ठीक है ना। तो इन तीनों के पास कुल मिलाकर सेम पावर है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हें पॉइंट क्लियर हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर के पास सेम पावर होती है। ऐसा संविधान में कहीं पर नहीं लिखा, ऐसा तो पार्लियामेंट ने बाद में जाकर कह दिया था। सेम पावर होने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी बहुमत से लिए जाते हैं। 3 में से अगर 2 कह दें कि ये होना चाहिए तो फिर वही होगा। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले कैसे होते हैं, तो याद रखना, यहीं पर लिख देता हूं मैं। इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजन होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होता है वो बहुमत से लिया जाता है, वो फैसला मेजॉरिटी से लिया जाता है। तो ये वाली तुम्हें बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप ये वाला तुम्हें पॉइंट क्लियर हो चुका है कि इन तीनों के पास सेम पावर है, डिसीजन बहुमत से लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जब तीनों इलेक्शन कमिश्नर के पास सेम पावर है ना, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर हैं, तीनों के पास सेम पावर है, तो जब तीनों के पास सेम पावर है तो फिर तीनों की सैलरी भी इक्वल होगी। तो इस चीज को याद रखिए, इन सभी मेंबर्स की सैलरी इक्वल होती है और इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तो ये वाला तुम्हें पॉइंट समझ में आ गया। अगले पॉइंट में चलते हैं हम लोग। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनकी वेतन सेम होता है, सेम सैलरी, समान वेतन। ईसी क्या है? ईसी का मतलब होता है इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त, ओके। और ये हो गया सीईसी। तो इन तीनों की सैलरी सेम होती है और इनकी सैलरी कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इन तीनों की सैलरी है, जो कि होती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ, ओके। और ये सैलरी कहां से आती है? ये जो इन्हें 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है ना, इस सैलरी का सोर्स है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहेंगे भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, ओके। देखो, जो ये पूछ रहा है कि सर इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 3 लोग हैं और इन पे मतलब इनके पास काम तो बहुत सारा है। देखिए, आपका क्वेश्चन पूछना एकदम सही था कि भारत इतना बड़ा, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर, आखिर ये काम कैसे करेंगे? याद रखिए, ये 3 लोग हैं, इनके अंदर बहुत सारे होते हैं, है ना, इनके अंदर बहुत बड़ा स्टाफ होता है, तो वो सारा स्टाफ काम कर रहा होता है, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो। चलिए बेटा, प्रेसिडेंट की 5 लाख होती है, लेकिन वो मैं समय आने पर बताऊंगा, अभी तुम क्यों पूछ रहे हो, ओके। तो ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, कार्यकाल रिपीट करना है। देखो, कार्यकाल सिंपल है, इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, या तो 65 साल की उम्र, जो इसमें से पहले आ जाए, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, किसकी कितनी सैलरी होती है, किसका कितना वेतन होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या क्या हो गया अपना? वेतन हो गया, और हो गया इनकी योग्यताएं भी हो गई, नियुक्ति भी हो गई, कितने मेंबर होंगे वो हो गया, कार्यकाल हो गया। अब बचता है रेजिग्नेशन को लेकर। तो देखो, अब बात करूं रेजिग्नेशन की, तो इस चीज को याद रखिए, इन तीनों का त्याग पत्र, मैं बात कर रहा हूं तीनों की, तीनों का त्याग पत्र किसको जाएगा? इंडिया के प्रेसिडेंट को जाएगा। तो ये वाली बात तुम्हें समझ में आई कि इन तीनों का त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को जाता है, ओके। तो चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हो, इन तीनों का रेजिग्नेशन इंडिया के प्रेसिडेंट को जाता है, ओके।
देखो आप जो कह रहे हैं कि फिर चीफ क्यों लगा है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, बच्चों के दिमाग में यही कंफ्यूजन होता है कि सर इसके फिर आगे चीफ क्यों लगा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है कि इन तीनों के पास इक्वल पावर होगी। ये तो पार्लियामेंट ने कहा बाद में जाकर कि इन तीनों के पास इक्वल पावर होगी। तो इक्वल से हम इसके डेजिग्नेशन थोड़ी चेंज कर देंगे कि अब जब तीनों के पास इक्वल पावर है तो इसके नाम के आगे से चीफ हटाओ। अरे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। चलो ये हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। तो यह बात याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका वही होता है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले चैप्टर में, जो अभी तक मैंने आपके क्लास में पढ़ाया नहीं है। तो जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं। जो तरीका वहां पर होगा ना वो यहीं पर होगा। अब आप बोलोगे कि सर यहीं पर बता दो, जो चीज वहां पर कराई जानी है वो वहीं पर कराई जाएगी। आप कोई भी किताब उठाकर देख लो, उस किताब में यही लिखा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसा होता है। समझो इस चीज को। आपको इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर में कहीं पर भी इसको हटाने का तरीका नहीं दिखेगा, बस आंसर ये लिखा होगा इसको हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जैसा होता है। तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर खोलकर देखना पड़ेगा, वहां पर लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो इधर बस आपको इतना याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसा होता है। ओके, देखिए आप में से कोई कह रहा है कि महाभियोग। सर एक बात याद रखना, वैसे कई किताबों में लिखा होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग लगेगा, इंपीचमेंट। संविधान के अनुसार महाभियोग केवल इंडिया के प्रेसिडेंट पर लगाया जा सकता है, इंपीचमेंट केवल प्रेसिडेंट पर लगता है। बाकियों के लिए हम केवल रिमूवल शब्द इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर किताबों में इंपीचमेंट महाभियोग ही दिया होता है, लेकिन वो संवैधानिक रूप से सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसा होता है। अच्छा, अब मैं बात करूं बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने की, तो बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन हटाता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर को इंडिया का प्रेसिडेंट हटाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट तब हटाएगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिफारिश करेगा। ठीक है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन करेगा। देखो भारत के संविधान में इसी तरीके से लिखा हुआ है और इसे तुम समझने की भी कोशिश करो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट हटाएगा। प्रेसिडेंट तब हटाएगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिफारिश करेगा। तो संविधान के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर को उनकी कुर्सी से हटा सकता है। अब यहां पर एक सवाल आ जाता है दिमाग में, और सवाल यह है कि अगर मान के चलो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिफारिश की कि आप इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो, तो क्या राष्ट्रपति उस इलेक्शन कमिश्नर को हटाएगा? मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे इसका एक बार आंसर दे दो। बच्चों वैसे मैं तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, यहां पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो, तो क्या राष्ट्रपति उस इलेक्शन कमिश्नर को हटाएगा? आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा है, इसका मुझे आप आंसर दीजिए। जल्दी बताइए। रिकमेंडेशन उसने कहा कि हटा दो। सर सेम पावर है तो रिमूवल डिफरेंट क्यों? एक बात याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे हटाना है, जबकि सेम पावर वाला पॉइंट पार्लियामेंट ने जोड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है, तो आप में से लगभग हर बच्चा क्या कह रहा है? नो सर, है ना?
ओके, तो सुनो, आप में से काफी लोग कह रहे हैं नो सर। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेसिडेंट से कहा इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो, तो क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को हटाएगा? आंसर है जरूरी नहीं है। इंडिया का प्रेसिडेंट मना भी कर सकता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर इलेक्शन कमिश्नर को हटाएगा, लेकिन संविधान में यह कहीं पर नहीं लिखा कि इंडिया के प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश माननी पड़ेगी। और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल यह था कि 2009 में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो। उस वक्त भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो। उन इलेक्शन कमिश्नर का नाम नवीन चावला था। तो प्रतिभा पाटिल ने कहा कि भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि हमें आपके द्वारा दी गई सिफारिश माननी पड़ेगी। तो ऐसा इतिहास में हो चुका है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा हमें आपकी सिफारिश मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में यह तो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर हटाएगा, लेकिन यह कहीं पर नहीं लिखा कि वो सिफारिश माननी है कि नहीं माननी है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं, देखो, चाहे हटाने का परफेक्ट रीजन हो या ना हो, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश मानना जरूरी नहीं है। यह बात संविधान में नहीं लिखी, लेकिन यह मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं 2009 का। उस एग्जांपल से प्रूफ होता है कि प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं होता सिफारिश मानना। ठीक है? ओके, चलिए, ये वाला तो मैं पॉइंट समझ में आ गया कि इनको हटाने का तरीका क्या होता है। अभी मैंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसा होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तब हटाएगा जब लोकसभा राज्यसभा सहमति दे दें। तो इसको हटाने का तरीका एकदम अलग होता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है? चलिए, तो आई होप ये वाला तो मैं पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका। अच्छा, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन के पावर्स की। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के पावर्स और फंक्शंस की। तो सुनो, इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या होगा? आप एक बार सोच के बताओ बच्चों। इलेक्शन कमीशन का जो सबसे मेन काम होता है वो इलेक्शन कराना होता है। तो एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं कि इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन कराता है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना। तो भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव को कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। फिर भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? अगेन इलेक्शन कमीशन। फिर ये जो पार्लियामेंट होता है, अब याद रखना पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आएंगी, तो इसके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद, इनके चुनाव भी कौन कराएगा? राज्य विधान मंडल। इसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आएंगी। तो याद रखना, इलेक्शन कमीशन इन सभी के इलेक्शन कराता है, चुनाव आयोग इन सभी के चुनाव कराता है। तो ये चीज समझ में आई कि इलेक्शन कमीशन किस किस के चुनाव कराता है? इलेक्शन कमीशन इन सब के चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, एक चीज और, इसे भी तुम समझ लो, इनके अलावा एक होता है पंचायत और दूसरी होती है नगर निगम। तो अब सवाल यह है कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव कौन कराएगा? म्युनिसिपैलिटी। तो याद रखना, पंचायत और नगर निगम के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो पंचायत और नगर निगम के चुनाव कौन कराता है? इनके चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, उसका काम नहीं होता
पंचायत नगर निगम के चुनाव कराना, उसका चुनाव कराने के लिए होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये राज्य चुनाव आयोग क्या होता है, मैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी तब दूंगा जब हम पंचायत नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। पंचायत वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्शन कमीशन में मैंने बस आपको ये बता दिया कि इलेक्शन कमीशन किस किस के चुनाव कराता है और किस किस के चुनाव वो नहीं कराता है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर और भी पॉइंट आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यानी कि जब कल हमारी क्लास होगी तो कल मैं आपको इलेक्शन कमीशन के रिमेनिंग पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कल हमारी फिर से क्लास होगी, ठीक है। चलिए, नहीं, इनकी कोई मिनिमम एज नहीं होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। और कौन बनता है, यूजुअली बहुत ही बड़े अधिकारी बनते हैं, या तो कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा बहुत बड़ा, या तो कोई आईआरएस ऑफिसर बनता है। तो यूजुअली आईएएस या आईआरएस ऑफिसर ही बनाए जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ऐसे संविधान में वैसे कहीं पर लिखा नहीं है बेटा। वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। नगर निगम के चुनाव में आते कौन है, ये पार्षद ही तो आते हैं, ठीक है। नहीं कोच, मैं आपको ऐसा सच कुछ भी नहीं बता सकता हूं, ठीक है। वैसे मैं सोशल मीडिया पर हूं, आप वहां पर देख सकते हैं मेरे को। अब आईडी मत पूछना। चलिए, तो बच्चों इसी के साथ हम क्लास ओवर करते हैं। अच्छा, एक बार आप लोग रिप्लाई करिए कि आपको समझ में आया। एक बार जल्दी आप लोग रिप्लाई करो कि आपको समझ में आया जितना भी आज हमने समझा। बेटा मिनिमम एज कोई नहीं होती अपॉइंटमेंट की। देखो क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा लेकिन थोड़े टाइम बाद, ओके, अभी नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों के मैसेज देख रहा हूं और आपको समझ में आ गया होगा। तो सुनो, ओके। अच्छा, तो कल हम जब मिलेंगे तो कल हम इलेक्शन कमीशन कंप्लीट करके जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब कैग, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, देखो सेजल, आप जो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एज कितनी, मैंने बताया था ना बेटा, 65 साल की उम्र मैक्सिमम एज हो गई, ठीक है। ओके, चलिए, सो बाय एवरीवन, क्लास ओवर करते हैं। देखो काव्य नोट्स कहां से मिलेंगे, आपका जो पोर्टल होता है वहीं पर नोट्स मिलेंगे आपको, जहां पर आपकी क्लासेस होती है।